एक नया तरीक़ाकार आपके और हमारे सामने आ गया। एग्जीक्यूटिव पार्लियामान पे हमलावर होती है, जुडिशरी के कामों में मुदाखलत करती है। जो पॉलिसीज हुकूमत की थी, जिस पर हम चल रहे थे, उनको बरकरार रखा जाए। हुकूमत इस अदालत से विद इमीडिएट इफेक्ट फारग कर दी गई। जुमे के रोज, चूंकि उसी दिन फैसला हुआ था, एक दरखास्त आती है इस्लामाबाद की इंतजामिया के पास कि एक इश्तिहारी ने जलसा करना है। जलसे की इजाजत बाकायदा दी जाती है। वो आके स्टेज पे खड़ा होकर तमाम हुकूमतों को, हर एक को गाली देता है कि मौजूदा हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं कि वो साजिशों से बाज रहे। कैसे इमरान खान की ऑफिसर को अपनी हलाल हो सकती है? कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। चुनाचे एक केस का तो सिरे से आज बिल्कुल यानी खात्मा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में तो पहले 4 दिन तो कोई वजीर आजम नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह करके वजीर आजम शाहिद खाकान, तो उसके बाद कहा जा रहा था कि उनकी कैबिनेट उसी शाम हल्फ उठाएगी, लेकिन अभी तक तकरीबन 2 दिन गुजरने के बावजूद कोई कंसेंसस नहीं हो सका। मरी में वो 2 बार जा चुके हैं, वहां पे आला सतही मीटिंग्स हो चुकी हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि नई कैबिनेट कौन होगी, कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको अभी तक छुपा कर रखा गया है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में क्या सिर्फ जमहूरियत मियां नवाज शरीफ साहब ही का नाम है, और अगर उनकी जगह नए प्राइम मिनिस्टर उन्हीं की जमात से आगे हैं तो अभी तक कैबिनेट का सिलेक्शन क्यों सामने नहीं आया। इसी पे मजीद हम बात करेंगे। और दूसरी एक अहम पेशरफ्त इस हवाले से यह भी सामने आई है कि साबिक वजीर आजम बरास्ता मोटरवे लाहौर जाएंगे। उससे पहले ही उन्होंने फैसला किया था कि जीटी रोड के जरिए वो लाहौर जाएंगे और जगह जगह पे वो जलसे भी करेंगे, खिताब भी करेंगे, लेकिन लगता कुछ ऐसे कि उनको बिलाखिर मना लिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा रिजर्वेशन इस हवाले से सामने आ रही थी। और अब देखते हैं कि NA 120 से किसको इलेक्ट कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मान नहीं रहे क्योंकि लाहौर के हवाले से, तख्ते लाहौर की जब हम बात करते हैं तो पंजाब कहा जा रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता और एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी वहां बनने को तैयार है। मेन इशू ये है हुक्मरान लीग के अंदर कि पार्टी को इस वक्त कैसे इंटैक्ट रखा जाएगा, पार्टी को कैसे मजबूत रखा जा सकता है। इन्हीं तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। नवाज शरीफ बिलाखिर मान गए, जीटी रोड से लाहौर जाने का फैसला तब्दील, इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। मरी में वजीर आजम की 6 घंटे की तवील मुशावरत, नई काबीना में तोसी, मगर हतमी फैसला आज भी न हो सका। इमरान नाअहली केस, सुप्रीम कोर्ट ने फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन को भेजने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शरीफ खानदान का नाम ECL में, दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजूर, समाअत 7 अगस्त को। पाकिस्तानी सियासत में इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला अरूज पर, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी दर्जा हरारत का अगर जिक्र करते हैं तो आयशा गुलाली का मामला इस वक्त सामने है और इमरान खान भी इस हवाले से अपनी वजाहत दे चुके हैं। उनको एक लीगल नोटिस भी भिजवा दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या ये सियासत इसी तरह चलती रहेगी, इसी तरह लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा, ये लोगों को सामने लाया जाएगा, क्या ये इस तरह के मजीद शोर शराबे हम मजीद सुनेंगे अगले आने वाले चंद दिनों में। कुछ जिक्र करेंगे इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से जो केस लगा है, इस पर भी मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फारूक सलीम साहब, डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान खान सीनियर एंकर पर्सन एक्सप्रेस टीवी हमारे साथ मौजूद होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। अब देखते हैं कि शरीफ खानदान के हवाले से नए केसेस भी खुलने जा रहे हैं, नए प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं, कैबिनेट का अब बिलाखिर इंतजार है कि नई कैबिनेट कब ओथ अपना उठाएगी। इसी पे मजीद हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। इमरान खान एंकर पर्सन एक्सप्रेस टीवी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं आज के शो में। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब बिलाखिर मान गए कि वो जीटी रोड से नहीं मोटरवे से जाएंगे लाहौर, क्योंकि बड़ी रिजर्वेशंस थी और कहा जा रहा था कि यहां से वो आगे खान
तो आपको क्या लग रहा है, बिल आखिर वो मान गए, मनवा लिया गया उनको, ये जो खबर आई? पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि पिछले एक हफ्ते में दो बहुत बड़ी खबरें और बहुत बेतहाशा स्टॉक रहता है गंदी खबरों का, बुरी खबरों का, लेकिन अच्छी खबरें। अब देखिए, एक तो कानून की बालादस्ती के हवाले से जुलाई की 28 तारीख को आला तरीन अदलिया ये फैसला करती है कि वजीर आजम साहब नाअहल हैं, उनका फैसला जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, वजीर आजम साहब चले जाते हैं। आप जरा गौर करें कि जितनी भी बेशतर इस्लामी ममालिक हैं उनके हुक्मरान जो हैं वो अदलिया को अपना एक मातहत इदारा समझते हैं, और हमारे यहाँ भी को 50-60 साल ऐसी ही तारीख रही है। बिल्कुल। तो एक तो कानून की बालादस्ती, इस्लामी ममालिक, उसने फैसला किया, अमल दरामद हो गया। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जमहूरी दायरे के अंदर रहते हुए एक वजीर आजम साहब गए और दूसरे वजीर आजम साहब इलेक्ट हो गए, ये भी जमहूरी दायरे के अंदर रहता हुआ ये ट्रांजिशन जो है, तब्दीली जो है ये हो गई। अच्छा, अब आ जाएं कि आपने जैसे पहले कहा कि ये क्या माजरा है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने आना नहीं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा वजीर आला बन जाए। मतलब ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है या रियासत पाकिस्तान की बात हो रही है? अच्छा, फिर दूसरा अब देखिए कि अब वजीर आजम साहब आप कह रही हैं कि वो मोटरवे से जाएंगे और वो जीटी रोड से नहीं जाना चाहते, नाअहल हो चुके हैं। कानून और आइन के तहत वो किसी सियासी पार्टी का हिस्सा भी नहीं बन सकते। वो जो पीपल्स पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 उसमें सेक्शन 5 में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ कि आप, और यहाँ पे वो नामजद का एक नाअहल वजीर आजम इन नए वजीर आजम की नामजदगी कर रहा है, और उनसे नया वजीर आजम सर उनसे मीटिंग करता है, 6 घंटे जाके वहां मीटिंग होती है, काबीना का इजलास होता है, वहां कैबिनेट वहां फाइनल होनी है। अब हो क्या रहा, आप देखिए कि अदालती फैसले को, उसकी जो रूह है उसको मजरू करने की कोशिश की जा रही है सियासी हथकंडे इस्तेमाल करके। यही हो रहा है ना, जो फैसला दिया है अदालत कहती है कि आप सियासत से अलहदा हो जाएं, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरी नामजदगी से ये होगा और मैं ये काम करूंगा। तो ये कानून और आइन में और जो जमीनी हकीकत में इतना जमीन और आसमान का फर्क जो हम अलाउ करते हैं, ये मुल्क को सल्तनत, ये रियासत के लिए अच्छा नहीं, रियासत नहीं, और शायद सल्तनत समझ लिया गया है कि आप मामलात अपने हाथ में ही रखें, चाहे नए चेहरे आप खुद से सामने ले आए। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है एक्सप्रेस टीवी के, आप हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे भी। आपको वेलकम कहते हैं इमरान आज के शो में। ये जरा बता दें, जाहिर बात है आप लाहौर में बैठे हैं, सियासी मंजरनामे की इस वक्त बात हो रही है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब मान गए हैं कि वो जीटी रोड के जरिए नहीं जाएंगे, मोटरवे के जरिए जाएंगे, सारी तैयारियां हो रही हैं, तो आपको इसमें क्या लग रहा है, कुछ उनको मनाया गया है इस तमाम तर सिलसिले में? क्योंकि वो बज़िद थे, वो कहते थे कुछ भी हो जाए मैं जीटी रोड के जरिए ही जाऊंगा। देखें, अगर अवामी लीडर का तासुर उनको कायम करना था तो सबसे अच्छा तरीका यह था कि जैसे ही उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था और उन्होंने छोड़ा था वजीर आजम हाउस को, तो वो सीधे लाहौर चले जाते जीटी रोड से। ठीक है, लेकिन मियां साहबान का प्रॉब्लम यह है कि इनकी पार्टी जब भी कोई एक्टिविटी करती है तो उसको पहले बड़ी अच्छी तरह ये प्लान करते हैं और उसका बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद फिर ये एक्टिविटी करते हैं। ये उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि मियां साहब रात को कहें सुबह मैंने जलसा करना और सुबह जलसा हो जाएगा। ठीक, अवाम इनके पीछे उस तरह नहीं आती जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर जुल्फिकार जी भुट्टो को ऐसे छोड़ा जाता जेल से और उनको मौका मिलता तो वो बाई रोड चले जाते लाड़काना तक, लाहौर तक, और वहां से लाड़काना तक। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप देखते कैसे लोग उनका इस्तकबाल करते। ये अवामी लीडरशिप वाला अगर काम करना था तो आपने उस दिन करना था जिस दिन फैसला आया था। बिल्कुल, और आपको खुल के आना चाहिए था इसमें। अब उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान पीएमएलएन के जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे थे जीटी रोड पे। अच्छा, उसके लिए मीटिंग्स हो रही थी जीटी रोड के साथ साथ जितने एमएनएज हैं, जितने हल्के हैं, तमाम में मीटिंग्स हो रही थी कि मियां साहब ने गुजरना है तो उनको 2 दिन से पहले हमने लाहौर पहुंचने नहीं देना। सही, इतना इस्तकबाल करना उनका, इतना इस्तकबाल करना है कि एक शोर मच जाए पूरे पाकिस्तान में। लेकिन देखिए, पाकिस्तान जीटी रोड नहीं है। जीटी रोड 300 किलोमीटर बनता है लाहौर से इस्लामाबाद तक, इससे भी कम है अगर जीटी रोड से आप जाएं तो। जी जी। तो पाकिस्तान जो है वो हजारों किलोमीटर पे मुहित है, बहुत ऊपर से नीचे तक। ये 10 पाकिस्तान के 10% एरिया से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर। लेकिन वो शो ऑफ पावर ना कर सके इमरान, जैसे कि तैयारियां हो रही थी ना। पावर के लिए प्रॉब्लम ये आ गई ना, इन्होंने, मैं आपको खबर दे रहा हूँ जी जी जी, असल बात, अब पीएमएलएन ने प्लान कर लिया था कि जीटी रोड से जाएंगे। इनके लोगों ने तैयारी भी कर ली थी। आखिरी जगह के ऊपर मलिक रियाज लाहौर के एमएनए हैं जिन्होंने लाहौर दाखिल होने से पहले
मियां साहब का इस्तकबाल करना था। उससे पहले आते हैं राणा तनवीर, उससे पीछे जो है वो कामों की और गुजरांवाला के इलाके हैं जहां पे वो आ जाते हैं, खुरमदत सगीर वगैरह। ये थ्रू आउट इन्होंने इस्लामाबाद तक का प्लान कर लिया था। हुआ ये है कि इनका एक काउंटर प्लान तैयार किया था अपोजिशन ने, और खतरा ये पैदा हो गया था कि जहां मियां साहब को इस्तकबाल मिलेगा वहां मियां साहब को एहतजाज भी मिलेगा। अच्छा, मुजाहिरा होगा कोई। मियां साहब के काफिले के ऊपर लोग टमाटर फेंक सकते हैं, अंडे फेंक सकते हैं, हमला कर सकते हैं, मुजाहरा कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, रास्ता रोक सकते हैं। अब एक ही तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पीएमएलएन, अब पंजाब में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पीपल्स पार्टी को वॉश आउट करने के बाद पीएमएलएन के बाद देखें, जब लाहौर से ये निकले थे 2009 में लॉन्ग मार्च करने के लिए, तब तो मियां साहब के रास्ते में कोई नहीं आ सकता था। वजह ये थी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कोई थी नहीं, और अगर पीपल्स पार्टी थी तो उसका वजूद खत्म हो गया था पंजाब से, इसलिए उनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था। ठीक है। अब मियां साहब का रास्ता रोकने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, और जीटी रोड पे वो भी इफेक्टिव है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। इनको खतरा है कि जिस तरह इन्होंने इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे हमले किए थे अंडों से और टमाटरों से, लोग कहीं इनका वो वाला इस्तेमाल ना करें, उल्टी ना हो जाए, कहीं हेडलाइंस ना बन जाए। और एक ऐसी जो मेरी इत्तलात है, कुछ ऐसी खबरें भी थी कि कहा जा रहा था कि आप कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई मैसेज आया था कि गुजर खान अगर आपने क्रॉस किया तो नैब वाले जो केसेस हैं उसमें जमानतें फिर आप पहले करा लें, फिर उसके बाद आप मामले को देखें। बड़ी जबरदस्त आपने बात की इमरान। इसी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, आपको वेलकम भी कहते हैं डॉक्टर साहिबा। ये जो पाकिस्तानी सियासत है इसको अब आप कैसे देख रही हैं? हम बात करें मियां साहब के इस्तकबाल की, उनके लाहौर जाने की, क्योंकि वो लाहौर जाने के बजाय सीधा मरी जाकर बैठ के वहां से मीटिंग्स हो रही हैं आला सतही। आप क्या देख रही हैं? 2 दिन हो गए हमारी, अभी तक कैबिनेट ही नहीं डिसाइड हो पा रही। कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे, कौन से ऐसे नाम होंगे नए जो कि इस काबीना का हिस्सा होंगे? मेरा ख्याल है कि जो बातें आवाजें बाहर आ रही हैं उससे एक बात तो बिल्कुल वाजे है कि पीएमएलएन के अंदर बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, क्योंकि एक बार फिर इस हवाले से सवाल उठ रहा है कि आया शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 45 दिन के बाद टेक ओवर करेंगे, क्योंकि पंजाब की पोस्ट खाली करना भी आसान काम नहीं है। पंजाब से वफाक का रास्ता इनको मिलता है, और जैसे कि अभी इमरान ने कहा कि पंजाब में बहुत सारा चैलेंज है, और मैं इमरान की बात को इंडोर्स करती हूँ कि अगर आप पिछले दिनों देखें कि जो जावेद हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि ऑपोजिशन इतनी जोर शोर से वहां बाहर खड़ी थी। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ देखिए एक बात वाज़ेह हो गई है कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स ऑफ मैनिपुलेशन खेलते हैं, वो पॉपुलिस्ट नहीं है। मतलब भुट्टो साहब से उनका कंपैरिजन करना तो मेरा ख्याल है किसी तरह बनता ही नहीं है। भुट्टो साहब की कंपैरिजन का तो लीडर आज उनकी अपनी पार्टी में नहीं है, वो भी खड़े होकर भुट्टो साहब जैसा जलसा नहीं कर सकते। तो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में कम से कम जो 2 मेजर पार्टीज हैं उनके हवाले से खत्म हो गई है। इमरान खान इस हवाले से कितना पॉपुलर है ये देखने की जरूरत है, क्योंकि जो जलसे का है वो वोट टर्न आउट नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि जो जितनी गंद इस वक्त मैंने पाकिस्तानी सियासत में देखी है, बिल्कुल इंतहाई है, जो सियासतदानों की जंग है वो फिर मीडिया पे खेली जा रही है। एक ही खबर 2 मेजर मीडिया चैनल बिल्कुल अलग तरह से रिपोर्ट करते हैं। सही, ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जैसा लगता है कि अभी मैंने शाम को एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू देखा, वो इंटरव्यू नहीं था, जैसे कि इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 2000 जैसे उनकी हाँ में आ गया। फिर इस या उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें इट वाज अ मोनोलॉग, 3 लोग एक ही बात कर रहे हैं। फिर आप किसी और चैनल को देख लें तो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट खास नजर आता है, और एक एक्सपोजर के बाद दूसरा एक्सपोजर, और वो इतना तकलीफ है एक्सपोजर कि बहैसियत सिटीजन, मैं तो मीडिया पे नहीं हूँ ना, मैं तो एक आम सिटीजन हूँ, बिल्कुल मैं ये सोचती हूँ कि मेरा मुस्तकबिल क्या इन लोगों के हाथ में है, जो किसी हद तक गिर सकते हैं सही, अपने मकासद के हसूल के लिए, बिल्कुल, और इनके लिए सब कुछ अहम है इलावा पाकिस्तान के शहरी की। बिल्कुल कुछ भी कर सकते, उनको तो कोई खबर ही नहीं ली जा रही ना, उनको तो पूछा नहीं जा रहा। बिल्कुल आप स्टैंड स्टिल है। देखिए जिस वक्त जैसे फरूख साहब ने फरमाया, जिस वक्त ये फैसला आया था, एक एलिमेंट ऑफ कंट्री इंडिविजुअल को हटाया गया था, सिस्टम इंटैक्ट था। बिल्कुल इन्होंने काबीना की तश्कील ना करके सिस्टम को होस्टेज कर लिया है। और दूसरी यह बात है कि आपने बादशाह को हटाया है, लेकिन बादशाह किसको बादशाह बना रहा है वो राइट्स तो नहीं हटा सकते। स्टिल द किंग मेकर। तो ये जो फिर अब 62-63 पर भी एक बहस शुरू हो गई। मैं 62-63 के खिलाफ हूँ, लेकिन 62-63 को क्या अब आपने अपने मफाद के लिए आपने रखा?
और अब अपने मफाद के लिए वो फिर अपने मफाद के लिए अगर रखा तो वो देखिए डॉक्टर साहिबा अपने ऊपर ही इस्तेमाल हो गई। मैं इसी पॉइंट को इसलिए कि आप जब रियासत के बारे में नहीं सोचते, जी आप अपनी बका के बारे, अपनी सियासी बका के बारे में सोचते हैं, तो फिर इस के मसाइल अभी भी PMLN जो है उसका एक एजेंडा है और वो है कि हमारी सियासी बका और 2018 के इलेक्शन हमने किस तरह से विन करना है, कितना डैमेज कंट्रोल कर सके। बिल्कुल 2018 के इलेक्शन आदमी को जो डिस्क्वालीफाई हो गया है। ठीक, तो बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, डॉक्टर फरूक सलीम साहब से। डॉक्टर साहब भी बड़ी जबरदस्त बात कर रही हैं। एक तो सियासत में गंद भी आ गया, वो आजकल हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे जो चीजें चल रही हैं, और प्लस एक खानदान लगता है कुछ अहम हो गया पाकिस्तान की सियासत में। अब इसी पे घूम फिर के डिबेट होती है कि वजीर आजम अगला कौन होगा 45 दिन बाद, NA 120 से कौन इलेक्ट होगा, घर का ही कोई होगा, कलसूम नवाज होंगी, मरियम हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये मामला आपको लग रहा है ऐसे ही चलते रहेंगे? पिछले 32-33 साल से ये खानदान जो है ये डोमिनेंट है हमारी सियासत के ऊपर। मेरा ख्याल है कि हमारे सियासी पार्टियां भी और हमारे सियासतदान जो ज़मीनी तब्दीली आ रही है, एक तो अदलिया के हवाले से और एक अदलिया ने जो फैसले किए हैं उसके नतीजे में सियासत के हवाले से मुझे महसूस ऐसे हो रहा है कि 50-60 साल की तारीख है हमारी जिसमें अदलिया वाकई में एक मातहत इदारे का रोल प्ले करती रही है। ये 2008-2009 के बाद ये वो वाली अदलिया नहीं रही। लेकिन सर अभी इस पे भी बड़ा मलबा गिराया जा रहा है, बड़े अब लोग लान तान भी जो नून लिखे हैं, जाहिर बात है वो उनके खिलाफ एक फैसला आया है। अदलिया के बारे में बड़ी सख्त किस्म की बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि ये एक सियासी फैसला है और इसको तारीख याद रखेगी मुद्दतों। तो आप फिर जब ऐसी बातें होने लगे देखिए ये इस वक्त तक ये सारी किताबी बहस बन जाती है, एकेडमिक है कि ये फैसला सही आया गलत आया। फैसला हो चुका है, फैसले के ऊपर अमल दरामद जो है वो भी हो चुका है, मतलब लेटर तो हो गया। फैसले के अंदर अगर आप पढ़ें उन्होंने लिखा है कि हमारे फैसले के ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी कि जो अल्फाज लिखे गए हैं और जो इस फैसले की रूह है, इन दोनों के ऊपर अमल दरामद होगा। तो अल्फाज के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, रूह के ऊपर इस वक्त नहीं हो रहा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अदलिया ये वो वाली नहीं रही, ये वो जस्टिस कोहिनूर वाली अदलिया नहीं है जिसको आप फोन कर सकेंगे। ये सियासतदानों को रियलाइज करना चाहिए कि ये अदलिया अपना जो प्रेस्क्राइब्ड रोल है आइन के अंदर लिखा हुआ उसको पूरा करने के लिए उठ खड़ी हुई है। अभी पार्लियामेंट अभी भी डोरमेंट है, ठीक है, लेकिन अदलिया उठ खड़ी हुई है और उसके नतीजे में सियासतदानों को अपना रवैया भी बदलना होगा। और एक वो पहला कदम, वो करप्शन फ्री सियासत का जो ख्वाब होता था, मैं समझता हूं कि वो पहला कदम अदलिया ने उठा लिया है। यानी कि अदलिया चेक एंड बैलेंस का मामला था ना कि आपके पास इंतजामी एग्जीक्यूटिव है, आपके पास पार्लियामेंट है और अदलिया है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसी पे एक शॉट है हमारे पास रजा रबानी साहब का और आगाज में भी हमने चलाया, हम कोशिश करेंगे वो चलाने की थोड़ी देर बाद, बिकॉज उसमें वो कल वो कह रहे हैं, वो भी बड़ी सख्त बात कर रहे हैं कि ये जो 62-63 का इस्तेमाल 58(2)B के जरिए जो किया गया है एग्जीक्यूटिव के एक इदारे की जानिब से, तो वो बड़ा खतरनाक है कि 62-63 के हवाले से दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे वैसा कोई कानून ना हो, तो हर जगह ये कानून है। बिल्कुल ऐसा है, तो फिर कानून, अगर मैं भी उस दिन यही बात करती कि अगर बुक में है, किताब में है, तो फिर तो अदलिया तो उसके मुताबिक ही चलेगी। पहले जरा सुन लेते हैं रजा रबानी साहब को, उसके बाद आगे बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामान पे हमलावर होती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के कामों में मुदाखलत करती है। A2B को खत्म किया गया तो फिर एक नया तरीकाकार आपके और हमारे सामने आ गया। जी नाज़रीन, इसी पे हम मजीद बात करेंगे। इमरान खान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो बात कर रहे हैं रजा रबानी साहब के एग्जीक्यूटिव जो है रियासत के मामलात में मुदाखलत कर रही है, पार्लियामान पर हावी हो रही है, 62-63 को हमने खत्म कर दिया, 58(2)B के जरिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये राय पीपल्स पार्टी के नहीं है। मुझे याद है ख्वाजा साद रफीक साहब ने उस दिन कहा कि बिलावल जो बात कर रहे हैं यही बात रजा रबानी से कहलवा कर देखें, यही बात वो यूसुफ रजा गिलानी से करवा के देखें। तो पीपल्स पार्टी तो खुशियां मना रही है, रजा रबानी कुछ कह रहे हैं, तो ये सियासत में हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है मामला सारा? देखें, ये बड़ा क्लियर है कि मार किसको पड़ी है। इस दफा मार पड़ी है PMLN को, तो वो हर उस चीज में से कीड़ा निकाल रहे हैं जिसमें उनको मार पड़ी है। 62 और 63 को पूरे मुल्क में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा क्लेम करती थी, यानी जिनके बैनर और पोस्टर पे लिखा होता था कि बेदाग माजी और बाकिरदार क़यादत, और दूसरों पे उंगली उठाते थे और अपने लिए कहते थे कि हम तो पारसा दूध के धुले हैं, वो पंजाब की पार्टी थी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, PMLN थी। अब ये पहली मरतबा इस शिकंजे में फंसे हैं कि इनसे मैनेज नहीं हुआ, ना ये जजेस को मैनेज कर सके, ना ये उन अफसरान को मैनेज कर सके जिनके ऊपर GIT बनी है, और फिर जो इनके खिलाफ हो गया वो आपके सामने। अब जो उस कानून को एटलीस्ट इतना तो इनको लगता है हक बनता है कि उस कानून को ही हम कम से कम उंगली उसके ऊपर उठा दें, या उस सिस्टम के ऊपर उंगली उठा दें जिसके अंदर हमें नुकसान हुआ। सिस्टम ने इनको कभी भी डैमेज नहीं किया, सवाए इसके कि एक मरतबा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब इदारे कौमिया लिए थे उस वक्त इनको एक डैमेज हुआ था, लेकिन उसमें इनकी रिकवरी बड़ी शानदार करवा दी थी। बाद के आने वाले जर्नैलों ने, जिनमें ज़ियाउल हक साहब शामिल थे, इनकी रिकवरी इतनी अच्छी हो गई थी कि उसमें फिर नुकसान का अंदेशा खत्म हो गया था। मुशर्रफ साहब के दौर में भी इनको माली नुकसानात इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुए। इनके लोग यहाँ पे कारोबार करते रहे। पिछले दिनों मैंने मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा हमजा शहबाज जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे मेरे दौर में यहाँ पे, और उनको हमने कभी भी तंग नहीं किया था। अब मामला ये है कि पहली मर्तबा इनके खिलाफ फैसला आया है, इनके खिलाफ सिस्टम ने हरकत की है, तो अब यानी जिसको चोट लगेगी वो तो रोता ही है ना। वो ये तो नहीं हो सकता कि किसी को चोट लगे तो वो आप उसका सब्र कितना आजमा सकते हैं। अब वो अपनी चोट का बताए भी ना कि जी मुझे चोट लग गई है, ये वो इस वक्त सिचुएशन में है। ये संजीदा बातें नहीं है जो वो कर रहे हैं। अगर ये संजीदा होते तो मैं आपको, मेरी बहन, एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि 9 साल हो गए पाकिस्तान में मियां साहब को वापस आए हुए, आज 9.5 साल हो गए। 9.5 साल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपोजिशन में भी रहे और हुकूमत में भी रहे। का हिस्सा रहे, फाइन। एक लफ्ज की लेजिस्लेशन इन्होंने करवाई हो कहीं भी एहतसाब के नाम पे, बिल्कुल ऐसा नहीं। बिल्कुल इन्होंने कहा हो कि हमने जजों को, जर्नैलों को, सहाफियों को, सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को हमने एहतसाब के दायरे में लाना है। ठीक, एक लफ्ज की, एक नुक्ते की इन्होंने अगर की हो किसी जगह पे लेजिस्लेशन, तो फिर ये क्लेम करे खड़े हो के सीने पे हाथ मार के कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हुई है। बिल्कुल। अगर आपने 9.5 साल तक कुछ भी नहीं किया, आपसे हुआ ही कुछ नहीं, तो फिर मुंह बंद रखिए। और अगर आप फिर भी मुंह खोलेंगे तो हम कहेंगे किसी को चोट लगे तो वो रो ही देता है। बिल्कुल जाहिर बात है, फिर मामला तो जाहिर बात है दूसरी जानिब भी जाएंगे। इसी पे मजीद हम बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे। शरीफ खानदान का नाम ECL में शामिल करने की एक दरखास्त जो है मंजूर कर ली गई है और 7 अगस्त को इसकी समाअत होगी। तो अगले आने वाले चंद दिनों में नैब के जो केसेस हैं, रेफरेंसेज होंगे, जमानतें होंगी, कबल अज़ गिरफ्तारियां, या ECL में नाम डाले जाएंगे। तो शरीफ खानदान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर मजीद बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदेद कहेंगे और मुस्तकबिल की सियासत का जिक्र करें। क्या इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? और दूसरी जानिब शरीफ खानदान के खिलाफ उनका नाम जो है ECL में शामिल करने की दरखास्त मंजूर कर ली गई है, इस पर भी हम मजीद बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, ये ECL में जब नाम आएंगे, प्राइम मिनिस्टर ही फाइनल अप्रूवल देता है, तो अब्बासी साहब ऐसा कर सकेंगे? और जब नाम इसमें आ जाएंगे और जमानतों की भी बात हो रही है, तो अगला मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? देखिए अस्मा, अभी तो कोशिश ये हो रही है शरीफ खानदान की तरफ से कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल रखा जाए और प्योरली जो जाती मफादात हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टी, इसमें PMLN के भी मुफादात नहीं है, कौमी मुफादात को तो अब भूल जाइए, सारे जाती मुफादात का मामला है कि अगले 3-4 महीने पूरी कौम को यरगमाल रखा जाए और जाती जो मुफादात है उनको किसी तरह निकाल के लाए। लेकिन जो आप टाइमलाइन की बात कर रही हैं, अब देखिए जुलाई 28 को फैसला आया, उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपने रेफरेंसेस फाइल करने हैं। अब 6 हफ्ते के अंदर पंजाब वाले इलेक्शंस भी सामने आ जाएंगे। जब आप पंजाब के इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले होंगे तो साथ में रेफरेंसेस फाइल हो रहे होंगे, रेफरेंसेस फाइल हो रहे होंगे, साथ में FIRs काटी जाएंगी, FIRs काटी जाएंगी तो आपको अपनी जमानतें लेनी पड़ेंगी। फिर 6 महीने के लिए अंदर 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करना है। वो जो अकाउंटेबिलिटी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है आपने 6 महीने में फैसला करना है। 6 महीने के अंदर मार्च का टाइम आ जाएगा, मार्च में आपके सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और साथ ही साथ तो टाइमलाइन जो है वो तो बड़ी सख्त रखी है। मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अपॉइंट कर दिया गया है और आई थिंक वो RF मंगी साहब की बात भी हो रही थी कि रेफरेंसेस वो तैयार करेंगे। ये वही शख्स जो JIT के मेंबर भी थे। तो ये मामला कोई ठंडा होने वाला नहीं है। बड़े मुश्किल वक्त आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के ऊपर, और मैं जाती तौर पे अगर कोई मेरे से एडवाइस सुनना चाहे तो ये होगी कि इनको चाहिए कि जो रियासती इदारे हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें अदलिया भी है, इनके साथ राहें हमवार कर ली जाएं तो शायद
शायद इनकी मुसीबतों के ऊपर आपको लग रहा है हम बात नहीं रखेंगे। देखिए अभी आज वो मौलाना साहब मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं वो हथ बना रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी वो हथ बना रहे हैं, अदलिया को भी। आज वो गवर्नर जुबैर साहब ने एक अजीब सा बयान दे दिया, वो कहते हैं कि जी असली वजीर आजम जो है वो तो नवाज शरीफ साहब है, तो फिर ये अब्बासी साहब जो है ये क्या नंबर 2 वाले मतलब जुबैर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सही सही अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की वो शायद तौहीन कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। मतलब वो उनको मान नहीं रहे, इसलिए शायद काबीना भी लेट हो गई ना, तमाम तर मामला लोग कुछ अक्सर मान नहीं रहे वुज़रा के, हम शायद इनके अंडर काम नहीं कर सकते, ये इशू भी है। नहीं आपको लग रही है और ये सिस्टम चलता रहेगा। मैं डॉक्टर साहिबा से पूछती हूँ, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा से। तो डॉक्टर साहिबा ये सिस्टम आपको लग रहा है चलता दिखाई दे रहा है? 2018 के इलेक्शंस आप देख रही हैं होते हुए, और या फिर कोई अर्ली इलेक्शंस की भी बातें हो रही हैं? इलेक्शंस जो हैं वो तकरीबन मैंडेटरी हो जाएंगे और उसकी वजह ये है बहुत वाज़ेह और बहुत साफ और बहुत आया कि हो सकता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर तो हमला नहीं किया आपके PMLN ने, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमला किया है और 12 हमले कर रहे हैं और एक डिफाइंट एटीट्यूड है जिसमें वो कहते हैं कि जी फैसला भी गलत, GIT भी गलत, तरीक़ाकार भी गलत। और जितने आप इनके मकाले देखें जो इन्होंने फॉरेन मीडिया को इंटरव्यूज दिए उसमें इन्होंने इस मुद्दे को लाके ठहरा दिया है सिविल मिलिट्री सुपरमेसी के ऊपर। और इनका मुद्दा ये है कि जी हमें फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को, क्योंकि वो एक मैंडेट वाली ताकतवर हुकूमत थी, उसको हटाने की कोशिश करें। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसे ये अपना रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल है इसकी जो बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अवाम की उनको इस तरह से सपोर्ट हासिल है जिस तरह के ये समझ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने अब माजरत के साथ कोई ऐसी वाइड स्प्रेड सपोर्ट या प्रोटेस्ट इनके हवाले से नहीं देखा, बिल्कुल स्ट्रीट पे नहीं देखी। उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि बहुत बहुत फरोशियसली ये सवाल उठ रहा है कि ये जो नवाज ग्रुप इस वक्त कर रहा है, जो हाउस ऑफ शरीफ है, ये अपने आप को बचाने के लिए क्या जमात को डबो देगा? और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि सीरियस रिजर्वेशंस हैं पार्टी में। अच्छा। आप इसाफदार साहब गायब हैं सीन पर से। सही। और जो उनकी लास्ट स्टेटमेंट था प्रेस को, उसमें आके उन्होंने सिर्फ अपना दिफा किया था। ठीक। उन्होंने PMLN का दिफा, उन्होंने नवाज ग्रुप का दिफा नहीं किया था। इस वक्त आप इन्होंने कहा था हम 1.5 दिन में दूसरी काबीना बना देंगे, आज तीसरा चौथा दिन जा रहा है, ये काबीना रोजाना टिकर्स चलते हैं कि जी कल कैबिनेट ओथ उठाएगी, आज भी चल रहे हैं अभी कि कल काबीना अब ओथ उठाएगी फाइनली, लेकिन अब वो कल नहीं कर पा रहे क्योंकि सेगमेंटेशन है विद इन द पार्टी। और देखिए मैं तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कह रही हूँ कि ये इनकी जमात को भी ये फैसला करना है कि क्या ये हाउस ऑफ शरीफ की बका के लिए एक बहुत बड़ी तदब्बर वाली से बहुत पॉलिटिकल विजडम है। ये नहीं है कि PNL में कोई पॉलिटिकल विजडम मौजूद नहीं है, बेइंतहा पॉलिटिकल विजडम उस जमात में मौजूद है, लेकिन जो इस वक्त फेस ऑफ PMLN है वो तो ओरिजिनल लीगीज है ही नहीं, वो नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग ये तो ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो सोच रहे हैं कि आज जो हम शोर करेंगे कल इसके नतीजे में, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। बिल्कुल। जब पार्टी होस्टेज हो जाए इस माइंडसेट की तो उसकी सियासी बका खतरे में पड़ जाती है। आपको लग रही है PMLN की सियासी बका खतरे में। और अगर लेटर एंड स्पिरिट वाला एलिमेंट जो डॉक्टर फारूक साहब ने कहा, अगर वो नहीं है तो फिर मुझे बताइए कि अलावा ये कि अर्ली इलेक्शंस होल्ड करा दिए जाएं, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? जो दूसरी ऑप्शन है वो गैर जमहूरी। ठीक है, बिल्कुल इसी पे हम बात करें मजीद। इमरान, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको चले पहले जरा इस पे आ जाते हैं। 2018 के इलेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, होंगे नून लीग अपनी मकबूलियत बरकरार रख सकेगी इसी तरह से? देखिए, नून लीग को मकबूलियत का ही मसला पड़ा हुआ है। ये जो शहबाज शरीफ साहब को वो बार बार फैसला करते हैं कि वफाक में ले जाएं ना ले जाएं, वो इसीलिए इसके बीच में फंसे हुए हैं कि पंजाब भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। शहबाज शरीफ साहब का मामला बड़ा नाजुक है। अब अगर शहबाज शरीफ साहब को ये बना देते हैं वजीर आजम पाकिस्तान, तो फिर उनको भी कुछ केसेस का सामना, एक हुदैबिया का केस है, दूसरा लाहौर में 4-5 केसेस तो तैयार पड़े हुए। अभी तक नैब में रेफरेंसेस नहीं गए। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक बड़े केस की आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। इत्तफाक फाउंड्री की जो इंडस्ट्रियल लैंड थी, ये लाहौर में अरफा करीम टावर की बैक साइड पे, जिसका रास्ता क्लियर करवाते हुए पुलिस वाले बम धमाके पे मारे गए थे। जी 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 जी। वो जो पीछे इंडस्ट्रियल एरिया था इत्तफाक फाउंड्री का, बहुत बड़ा इलाका है, उसको एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ मिलके, बड़ा मकबूल बिल्डर है पाकिस्तान का, एक मीडिया ऑनर के साथ मिलके
और एक फैसलाबाद की पार्टी के साथ मिलके, और एक इनका रिश्तेदार है मियां मुनीर, उसके साथ मिलकर इन्होंने कमर्शियल कर दिया इलीगली। अब ये फोर्जरी हुई है यहाँ एलडीए के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और वहां सबसे मेन सीट एलडीए की शहबाज शरीफ साहब खुद होल्ड करते हैं। ठीक, ये भी रेफरेंस अभी तैयार है, इसके ऊपर भी काम हो गया है, किसी दिन ये भी खुल जाएगा। इसमें 30 अरब रुपए से जायद का घपला तो यहाँ पे है, सीधा सीधा। तो ये शहबाज शरीफ साहब का मामला भी नाजुक है। 2018 में इलेक्शन होंगे, क्योंकि उसके स्टेक होल्डर बहुत बड़े बड़े हैं। वो कौन? पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा है, पूरा का पूरा सिंध है, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एएनपी है, फजलुर रहमान साहब है, जमात इस्लामी है, सारी पार्टीज ने इलेक्शन में जाना है। पीएमएलएन भी जाना चाहेगी। अब इलेक्शन से भागना कोई नहीं चाह रहा। अगर इलेक्शन से कोई दूर होना चाहेगा तो वो होगा जिसको डेंट पड़ेगा। ठीक, जो पार्टीज ऊपर आ रही है वो तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इलेक्शन ना हो। यानी जितनी मेहनत इमरान खान ने की है इस वक्त के आने वाले 2018 के इलेक्शन के सबसे बड़े स्टेक होल्डर इमरान खान है। अब वो चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो, और स्ट्रीट पावर उनके पास है, वो तो मजबूर कर देंगे। अगर किसी और ने कुछ और करने की कोशिश की मजीद तो वो इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे हर हाल में। मजीद हालात आप खराब होते देख रहे हैं, जाहिर बात है। बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं, इतने अरसे से उन्होंने स्ट्रगल की, तो वो जाहिर फल खाने का टाइम है। सर ये जरा मुझे वॉल्यूम 10 पे बताएं, ऐसी खबरें आ रही हैं अगर ये वॉल्यूम 10 किसी दिन खुल गया ना तो फिर शरीफ खानदान की सियासत खत्म है। कुछ बड़ी हसास नोयत की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिंदाल के साथ जो इनकी मीटिंग हुई है वहां वो रिकॉर्डिंग्स हैं, प्लस इंडिया के साथ जो बिजनेस के मामलात हैं, तो उस पे खैर नहीं है। तो आपको लग रहा है ये खुल सकता है ये मामला? ये एमएलए कहलाता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। जेआईटी वालों ने जो खतूत लिखे थे बैरूनी ममालिक को, उनके जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं और बहुत सारे अभी आने बाकी हैं। तो वो जो वॉल्यूम 10 है वो इसलिए एक वजह ये थी कि शायद वो फिल हो रहा है, जैसे जैसे जवाब बाहर से आ रहे हैं वो फाइल मोटी होती चली जा रही है, इसलिए उसको अभी पूरी तरह पब्लिक नहीं किया जा रहा। देखिए एक तो आपने जिस तरफ इशारा किया इंडिया की सियासत और इंडिया और शरीफ खानदान के आपस में जो सियासत का और बिजनेस का मामला है, एक और बहुत बड़ा इशू है कि दुनिया भर में जो एक मूवमेंट है, जो एक लहर है एंटी करप्शन के हवाले से, चाहे वो बरतानिया में हो, फ्रांस में हो, इटली में हो, अमेरिका, सारी दुनिया में एक लहर चल रही है। और ये काला धन छुपाने के रास्ते जो हैं वो सुकड़ते चले जा रहे हैं, और ये सारी दुनिया जो है वो इंटरेस्ट ले रही है कि काले धन को हमने नामजद उसकी निशानदेही करनी है, और वो जिस मुल्क का पैसा जाता है बाहर उसको वापस वहां पे किस तरह पहुंचाना। अच्छा, दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है कि बॉम्ब टिक टिक कर रहा है, हम पिछले 15 महीने से मुकम्मल सियासत कर रहे हैं और वो पैनमा खेला जा रहा है। इस दौरान जो मईशत का हाल है वो इतना खतरनाक हाल है, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा आपका तजारती खसारा नहीं आया, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा बजटरी खसारा नहीं आया। सर इतने कर्जे आपने नहीं लिए, कर्जा पढ़ रही थी कि 9,000 कर्जे जो हैं वो 4 सालों में, देखिए 4 सालों में जो 35 अरब डॉलर के कर्जाजात सामने आए हैं उसमें अंदरूनी कर्जाजात शामिल नहीं है, ये सिर्फ बैरूनी कर्जाजात है। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट कोई 3 खरब रुपए से ज्यादा अंदरूनी कर्जाजात है। ये सारे किसने पे करने हैं? ये बम टिक कर रहा है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये बम किसी दिन फटेगा। सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग है, मुझे तो यही लग रहा है, अपने सर्वाइवल की जंग है कि अपने आप को बचाया जा सके। इमरान, वेरी क्विकली आखिरी 30 सेकेंड है, आप जरा बताएंगे मंजरनामा, जरा हमें कुछ बता सकते हैं मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? देखें, बड़ा सिंपल है, जो सही सियासत अब चलेगी ना उसका टाइम है सितंबर। 10 सितंबर या 5 सितंबर के बाद से आप एक्टिविटीज देखेंगे, जब लाहौर में एक बड़ा इलेक्शन हो रहा होगा जो मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के का है, वहां जाके इमरान खान साहब खुद कैंपेन करेंगे और रेफरेंसेस जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुके होंगे, उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। सितंबर जो है उसके अंदर दोबारा से फोर्सेस लाइन अप हो जाएंगी। अब पीएमएलएन ने इस चीज को भांप लिया है और उन्होंने उसकी तैयारी में रोजाना कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ना कोई मुद्दा उन्होंने उठाना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही करना है। लेकिन असल लड़ाई अब जो है वो पेंड हो गई है सितंबर तक, और उसके बाद नया मंजरनामा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हुमा बकाई आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। और इसी नोट के साथ, अगर ये अपने सर्वाइवल की जंग है तो पाकिस्तान के अवाम का ख्याल कौन रखेगा, जिन्हें इन्हीं लोगों को मुंतखब किया है कि वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि अपने जाती मफाद को ज्यादा तरजीह जा रही है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। ट्विटर पे आसम